हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पर। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी वो मैंने कैलेंडर की क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के बेसिक्स पढ़ाए थे, ईयर रिपीटेशन केस पढ़ाए थे और बताया था कि सेंचुरीज को 400 से डिवाइड क्यों किया जाता है, क्या उसके रीजंस थे। तो मुझे आज की क्लास में कैलेंडर कंटिन्यू करना था, डेज वाले क्वेश्चंस कराने थे, फिर आपको डेट्स वाले क्वेश्चंस कराने थे। बट एक्चुअली में क्या होता है कि कैलेंडर में ना एक पर्टिकुलर टाइप का एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। उस क्वेश्चन को करने के लिए, फटाफट से करने के लिए बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, जनरली टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स उस क्वेश्चन को कराते ही नहीं है कवर, सो दैट उन्हें या तो रिमाइंडर थ्योरम सिखाने ना पड़े या फिर उनकी क्लास बहुत लंबी ना चली जाए। बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊं। तो अगर इनकेस मैं आज कैलेंडर की क्लास लेता और मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कराता तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि उन्हें अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता होती तो वो उस क्वेश्चन को जल्दी करने में असमर्थ होते। इस रीजन से मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं एक रिमाइंडर थ्योरम की प्रॉपर क्लास ले लूं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपको स्क्वायर्स के शॉर्टकट सिखा दिए हैं, तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं आपको फटाफट से स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के शॉर्टकट्स भी सिखा दूंगा रिमाइंडर थ्योरम सिखाने के बाद। ठीक है, सो इस रीजन से आज हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कैलेंडर को कंटिन्यू करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, मैं एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे सपोज मैंने आपके सामने लिखा 74/8 और फिर मैंने एक चीज़ लिखी 93/9। मैं पूछता हूं कि इसका क्वेश्चन क्या है और इसका रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन होता है भागफल, रिमाइंडर होता है शेषफल। जब मैं 8 का टेबल पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा 72 कट जाएगा, 72 कट जाएगा 9 से, 8 9 सा 72, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। और यहाँ पे देखूंगा 72 कटा तो पीछे कितना बचा, 2, और ये जो 2 आया ये हो गया इसका रिमाइंडर शेषफल। वैसे ही इसका क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, और इसका रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 3। 90 कटेगा, पीछे बचेगा 3। तो फिलहाल जो आज की क्लास है उसे हमें क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। हम सीखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन है, बड़ी छोटी पावर्स में कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन है, तो फटाफट से विद इन सेकेंड कैसे उसका रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। मैंने लिखा इस बार 64 + 93 + 81 + 36 डिवाइडेड बाय 8। अगर मैं कहता हूं मुझे इसको सॉल्व करके, इस पूरी संख्या को सॉल्व करके इसका रिमाइंडर बताएं, तो देखो यहां पर रिमाइंडर पता लगाने के लिए मैं इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट कट कर सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं जब 64 को मैं 8 से काटूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0। 93 को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे 88 कट जाएगा, पीछे बचेगा 5। 81 में 80 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1। 36 में 32 कट जाएगा, पीछे बचेगा 4। ठीक है, अब इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 10, और 10 को मैं फिर से एक बार 8 से बांटूंगा तो पीछे बचेगा 2। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे कोई भी साइन हो, प्लस प्लस माइनस, तो भी आप जो रिमाइंडर्स बचे हैं उन पे वो ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर लो, जो बचेगा आंसर। भले बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, एक एग्जाम्पल देख ही लो। सपोज अगर मैं कहता है 32 × 51 × 75 डिवाइड बाय कर लेते हैं, चलो हम 7। ठीक है, तो 32 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 28 कट जाएगा और पीछे बचेगा 4, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। 51 को काटूंगा तो 49 कट जाएगा, पीछे बचेगा 2। 75 में 70 कट जाएगा, पीछे बचेगा 5। तो 2 × 5 हो गए 10 और 10 × 4 40। ठीक है, तो 40 को, ये वैल्यू को, न्यूमरेटर को आप इससे तब तक डिवाइड करते जाएं जब तक ये 7 से छोटा ना बन जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो 7 का रिमाइंडर है वो 7 या 7 से बड़ा तो नहीं हो सकता, वो 0 से लेके 6 तक की रेंज में ही होगा। तो मैंने 40 को 7 से डिवाइड किया तो ये कटा और पीछे बचा 5। तो यानी कि इस पूरी वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता फिर 7 से डिवाइड करता तो आंसर जो भी होता फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर तो 5 ही आता। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से सबको।
सो आगे देखें, अब हमारे पास उस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा होगा, पावर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होगी और हमसे रिमाइंडर पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं ना रिमाइंडर थ्योरम, तो हम एक काम करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट सीखेंगे इन डिटेल। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ सर्ट्स एंड डाइसेस के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं, इनको मैं समझा देता हूँ क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा हमारी रिमाइंडर थ्योरम में। देखो कभी भी अगर आपको एक पावर इस तरीके से दी गई है तो हम जानते हैं इसका मतलब है a की पावर में m इंटू n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं कहता हूँ कि 2 की पावर 3 है और फिर इस होल की पावर 2 है, तो उसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 3 इंटू 2 6। ठीक है, यहाँ पे देखो a और b अलग हैं और जो ये है पावर्स ये हमारी सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी और इसकी पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 2 की पावर है 3 और इंटू में 3 की पावर है 3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और होल की पावर 3, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा 216, और अगर आप इसे इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो ये होता है 8, ये होता है 27, तो 27 इंटू 8 करोगे तो भी आपका 216 आएगा और ऐसे करोगे तो भी 216 आएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमारी पावर्स चेंज है और ये सेम है, तो ये हो जाता है हमारा, जब भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ऑलवेज पावर्स ऐड हो जाती हैं, और उनके बीच में अगर डिवीजन का साइन होगा तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 प्लस 5 9। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर इसका एग्जांपल 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखो इनको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 7 और मुझे रिक्वायरमेंट है इसका रिमाइंडर पता करने की, तो देखो नॉर्मल मेथड से तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता 2 इंटू 2 इतना सॉल्व करके। याद रखना क्वेश्चन ऑलवेज इस तरीके से दिए जाएंगे जिन पे रिमाइंडर थ्योरम इंप्लीमेंट हो पाए, जिस पे शॉर्टकट्स इंप्लीमेंट हो पाए और आंसर्स तक जल्दी पहुंच पाए। कभी भी मनगढ़ंत क्वेश्चंस नहीं हो सकते इस टाइप के कि मैंने कहा 2,169 की पावर 199 डिवाइडेड बाय 77 इसका रिमाइंडर बताओ, ये नहीं पता चल सकता क्योंकि इस पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर शॉर्टकट्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो ऐसे मनगढ़ंत क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। कभी भी एग्जामिनर आपसे वो सवाल नहीं पूछ सकता जिसका उसे खुद ही नहीं पता आंसर क्या है या उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। वो वही सेंसिबल क्वेश्चंस पूछेगा जिसके लिए उन्हें पता है कि इसको इस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है या इस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑलवेज वो न्यूमरेटर में कुछ इस तरह की वैल्यू रखेंगे जिसको आप डिनोमिनेटर के नजदीक ले जा पाओ और जल्दी सॉल्व कर पाओ। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि 2 की कौन सी पावर 7 के नियरेस्ट लेके जाएगी आपको। मैं जानता हूं 2 की पावर 2 यानी 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, 7 से दूर है। अब 2 की पावर 3 यानी 2 का जो क्यूब है वो 8 है, 7 के नजदीक है। ठीक है, तो देखो मुझे 2 की पावर 3 यहाँ पे बनाना है, तो मैं 2 की पावर 24 को कह सकता हूँ 2 की पावर 3 फर्स्ट वाला जो वहाँ पे फॉर्मूला है, और जब ये 24 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 8। लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे आ गया हमारा 7। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये आया 8 की पावर 8 7। मैं आपको अभी एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर मैं आज की क्लास में बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड के अंदर कैसे आता है। ठीक है, देखो अब मैं 8 को लिख सकता हूँ 7 प्लस 1 की पावर 8 अपॉन 7, 7 से 7 कट गया, 1 की पावर 8 मतलब 1 है इसका रिमाइंडर। यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, मैं इस क्वेश्चन को सेम रखता हूँ, यहाँ पे 9 कर देता हूँ समझाने के लिए। ध्यान से अंतर देखिएगा, अगर 2 की पावर है 24 और ये है 9, तो 9 के नज़दीक भी मुझे 8 ही लेके जाएगा, तो भी मैं सेम लिखूंगा। इस स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 8 की पावर 8 अपॉन 9, पर इस बार यहाँ पे आएगी ये वैल्यू 9 माइनस 1 की पावर 8 अपॉन 9, 9 से 9 कटा, ये आया -1 की पावर 8 यानी कि 1 आंसर। अब ध्यान से सुनना, मैं जानता हूँ -1 की पावर
अगर इवन है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और अगर -1 की पावर ऑड होती तो ये -1 ही होता। अब ऑड भी तो हो सकती थी ना, जैसे यहाँ पे मैं एक चेंज करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 2 की पावर 27/9। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा 2 की पावर 3 और यहाँ आएगा 9/9। इस बार देखो 8 की पावर 9/9, यहाँ पे मैं करूँगा 9 - 1 की पावर 9/9। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। इस बार जब ये कटा 9 से 9 तो ये जो है ये बचा मेरे पास -1 की पावर 9। अब देखो ये आएगा आंसर -1, पर ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कभी भी अगर ये वैल्यू माइनस में आए, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स, कभी भी अगर ये वैल्यू माइनस में आए तो जो डिनोमिनेटर दिया गया था हमें उसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और इससे छोटी है तो वही आंसर है, रिमाइंडर है, ठीक है। अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो जो भी वैल्यू नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर से माइनस करो, जो बचेगा वो है आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे सवाल पूछा गया, मुझसे कहा गया कि 4 की पावर है सपोज 60 और नीचे दिया गया 9, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, 4 की पावर 60 है और नीचे 9 है, तो ऑब्वियसली मुझे 4 को इसके नज़दीक बनाना है या 9 के किसी मल्टीपल के नज़दीक बनाना है। अब देखो 4 की पावर 1 तो 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है जो 9 से काफ़ी दूर है। आपको न्यूमरेटर को कुछ इस हिसाब से बांटना है कि वो 9 के साथ +1 या -1 में आए, तभी आपकी ये चीज़ जो है रिमाइंडर थ्योरम ये वर्क करेगी, काम करेगी। देखो अब यहाँ पे आप सब लोग 4 को मैं 4 का क्यूब लेता हूँ 64। ध्यान से देखो 64/9 में 63 + 1 लिख सकता हूँ। 64 को 64/9 में 63 + 1 लिख सकता हूँ। 63 कट जाएगा 9 से, तो एक ही बात है। तो इसको मैंने कहा 4 की पावर 3, अब ये हो जाएगा 20, ये हम जानते हैं। ये आ गया हमारा 9, इसको सॉल्व किया, ये आया 64 की पावर 20/9। ये बन जाएगा हमारा 63 + 1। देखो इतने के बाद हमारा आंसर ऑलवेज 1 ही होता है क्योंकि ये पावर इवन है। तो ये आ गया हमारा 20/9। ये कट गया, जितने से भी कटे फ़र्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर पे ध्यान दे। 1 की पावर 20 इज़ 1। एक और क्वेश्चन देखो फटाफट से। सपोज़ मुझसे सवाल पूछा गया और कहा गया कि 4 की पावर है 35 और नीचे दिया गया 7। मैं इसको 2 की फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने कहा ये हो गया 2 का स्क्वायर। इतना डिटेल में मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि सब कुछ समझ में आए। अब 2 का स्क्वायर है यानी 2 की पावर हो गई 70/7। अब मैं 2 की पावर को 3 बनाना है क्योंकि वो 7 के पास लेके जाएगी। 2 की पावर 3 8 होती है 7 के नज़दीक। अब यहाँ पे मैं 3 बनाने के लिए देखूंगा तो 70 तो 3 से नहीं कटता सीधा सीधा। ध्यान से देखो 70 3 से नहीं करता, तो 70 को ब्रेक डाउन कर दो 2 पार्ट्स में। 70 से छोटी वैल्यू देखो 69 कट जाती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 69 + 1/7। आगे सॉल्व करूँगा, ये बनेगा 2 की पावर 69 × 2 की पावर 1। ध्यान से देखो इस चीज़ को, यही तो बनेगा। m और n है, 2 हिस्सों में बांट दिया, तो m + n को मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 7, तो याद रखना ऑलवेज 8 7 + 1 में टूटता है, तो ये जो वैल्यू है ना ये पूरी वैल्यू कट जाती है और ऑलवेज ये रिमाइंडर आता है। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर से। 2 की पावर 69 बन जाएगा हमारा 8 की पावर 23 × 2/7। सॉल्व करूँगा 7 + 1 23 × 2/7। 7 से 7 कटा, 1 की पावर 23 × 2 इज़ 2। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 7 है और जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो +1 की फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, नीचे आपको कुछ भी लिखा गया है उसके मुताबिक ऊपर का न्यूमरेटर +1 की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो जो बचता है वो ऑलवेज आंसर होता है। ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखो डिटेल में। 32 की पावर है 32 और नीचे दिया है 9।
अगर ये 32 दिया है तो इसी हिसाब से न्यूमरेटर के हिसाब से ही दिया जाएगा डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर के हिसाब से दिया जाएगा न्यूमरेटर, एक ही बात है। अगर 32 है तो नीचे वो 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको ब्रेक डाउन कर पाएँ। 7, 8, 9 दे सकते हैं, 15, 16, 17 दे सकते हैं, इस हिसाब से। अब 32 की पावर 32 है तो मैं जानता हूँ 9 के नज़दीक लेके जाएगा मुझे 2 की पावर, तो 2 की पावर मैं लिख सकता हूँ 32 को 5। हाँ, ये क्वेश्चन CGL में आ चुका है, ईयर मुझे याद नहीं है, बट ये एज इट इज़ क्वेश्चन CGL में आ चुका है 9 के साथ, और सेम क्वेश्चन 7 के साथ। तो इसको मैं सॉल्व किया, ये आया 2 की पावर 160/3। अब 2 की पावर मुझे 3 चाहिए क्योंकि वही 9 के नज़दीक लेके जाएगी, तो 3 फिर से नहीं करता, तो इससे पीछे देखो 159 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 की पावर 159 + 1, तो वो बन जाएगा 2 की पावर 1/9। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 353 × 2/9। आगे सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 8, ठीक है, 8 की पावर 53 × 2/9, पावर है 8 की पावर 53। 8 को लिख सकता हूँ 9 - 1 की पावर 53 × 2/9। अब -1 की पावर 53 तो -1 ही आएगा, -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2/9। अब आप बताओ, -2/9 को -2 को मैं करूँगा 9 से माइनस, तो ये आएगा 7 आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया है अच्छे ढंग से, तो बिलीव मी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब हम 1 या मैक्सिमम 2 करेंगे लास्ट क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम के, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने स्क्वायर रूट्स के शॉर्टकट्स की तरफ। आगे देखो, सपोज मुझसे पूछा गया कि 4 की पावर है 30/15, ठीक है, फटाफट से देखो 15 के नज़दीक 4 का स्क्वायर जाएगा, तो इसको लिख दूंगा मैं 4 का स्क्वायर अपॉन 15, ठीक है, ये आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को लिख सकता हूँ मैं 15 + 1 की पावर 15/15, ये कटा, ये आ गया आंसर रिमाइंडर 1। इस तरीके से आप फटाफट से क्वेश्चंस कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के। अब एक चीज़ सुनिएगा ध्यान से कि क्यों मैंने रिमाइंडर थ्योरम सिखाई। कैलेंडर का वो क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ जिस पे ये कंसेप्ट यूज़ होता है, और जब मैं कैलेंडर पढ़ाऊँगा फिर से एक बार रिपीट कर दूँगा, ठीक है। तो देखो, एक बार सवाल पूछा गया था कैलेंडर का, एक एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया था कि सपोज़ आज का दिन दिया है, आज है मंडे, तो 4 की पावर 200 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। यदि आज का दिन सोमवार है तो 4 की पावर 200 दिनों बाद कौन सा दिन आएगा, ये सवाल पूछा गया था। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम आनी ज़रूरी है। अगर सपोज़ किसी बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती है तो उसको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा इसे जल्दी, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 से, और 7 से डिवाइड करके इसका जो रिमाइंडर होगा उसके हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर लूँगा। और 7 से ही क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, और हर 7 डेज के बाद वापस से डे रिपीट होता है। सपोज आज अगर संडे है तो 7 डेज के बाद भी संडे आएगा, 14 डेज के बाद भी संडे, 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन, ऐसे जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं उन सब के बाद संडे ही लौट के आएगा। 7 की साइकिल चलती है, इसलिए मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा। अब मैंने फटाफट से इसको डिवाइड किया, 4 की पावर है, ठीक, इसको सॉल्व किया तो जानता हूँ इसे 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर पूरी पावर बनेगी 200, तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं जानता हूँ कि 2 की पावर 3 मुझे 7 के नज़दीक लेके जाएगी, तो 2 की पावर 3 इसे बांटूंगा 400 को 3 से, तो देखो ये परफेक्ट नहीं करता, पूरा का पूरा नहीं करता। तो इस रीज़न से मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक वैल्यू कम करके देखूँगा। 399 क्या कटेगा, आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, एडिशन ऑफ डिजिट्स देखते हैं, 399 होता है 21, कट जाता है। इसका मतलब 399 × 2 की पावर 1/7।
मैंने आपको बताया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि ऊपर की वैल्यू अगर 7 के साथ 7 प्लस 1 में कटेगी ना, ये जब भी बनेगा 8 बनेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर तो 2 है। फिर भी मैं आगे लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये बन जाएगा 2 की पावर 3 133 इंटू 2/7। ये बन जाएगा 8 की पावर 133 इंटू 2/7। ये बन जाएगा हमारा 7 प्लस 1 133 इंटू 2/7। ये कटा और आंसर आया 2। मैं बता रहा हूँ बच्चों, कभी भी अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर +1 के साथ ब्रेक डाउन होता है तो ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा है ऑलवेज यही आंसर होता है, रिमाइंडर होता है। और अगर ये वैल्यू नहीं बचती तो जो वो +1 था वही 1 ऑलवेज आंसर है। सो इस केस में जब मैंने इस वैल्यू को 7 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब सवाल इनडायरेक्ट ये है कि अगर आज मंडे है तो 2 दिन बाद क्या आएगा। अगर बच्चों आज मंडे है तो 2 दिन बाद आएगा वेंसडे। ये आ गया आंसर। मैंने आपको इस क्वेश्चन के पर्पस से पूरी ही रिमाइंडर थ्योरम समझा दी। आज की पूरी क्लास ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर कंडक्ट की है। सो आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जब मैं रिमाइंडर थ्योरम का ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा कैलेंडर में तो मैं एक बार फिर से इसके 1-2 एग्जाम्पल करा दूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और फिलहाल हम अब शुरू करते हैं अपना स्क्वायर रूट्स के शॉर्टकट्स। सो अब देखो, अब हम सीखेंगे कि कैसे ऐसे इस टाइप के स्क्वायर रूट्स पता किए जाएं विद इन सेकेंड्स। मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड ही लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। किसी ना किसी नंबर के तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ही ना, हम पता लगाते हैं। देखो कैसे। सबसे पहली चीज़, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं 10 डिजिट से बनते हैं, 0 to 9। तो ये जिस भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो ऑलवेज एंड इन्हीं में से किसी पर होगा। कोई ना कोई नंबर जिसका भी ये है परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इन्हीं में से किसी ना किसी पे एंड। अगर वो इनमें से एंड होगा किसी भी नंबर पे तो इनके स्क्वायर्स देख लो क्या होते हैं। पहले 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 2 डिजिट्स में लिखने की हैबिट बना लो, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले क्यों। 3 का होता है 0, 9, 4 होता है 16, 5 होता है 25, 6 होता है 36, 7 होता है 49, 8 होता है 64 और 9 होता है 81, ठीक। अब आप ध्यान से सुने, अगर मैं इन डिजिट्स के स्क्वायर्स की तरफ ध्यान दूं तो अब इनके जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे, यानी ये यूनिट डिजिट्स, ठीक है। इसका ये मतलब है धरती पे जो भी नंबर 3 पर एंड होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 9 ही देगा। जो भी नंबर 5 पर एंड होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 5 ही देगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैं काम करता हूँ, मैं इनके आगे वाले डिजिट्स मिटा ही देता हूँ समझाने के पर्पज़ से, ठीक है। ये मैंने रब कर दिए इनके आगे वाले डिजिट्स। अब आप देखो, इसका मतलब अभी 9 कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह। इसका मतलब जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 9 देता है या तो वो 3 पर एंड होता होगा या 7 पर। यहाँ पर 4 कितनी जगह है, 2 जगह है यहाँ पर। इसका मतलब जिस भी डिजिट का, जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 4 पे ख़त्म होता है यानी कि वो नंबर खुद एंड 2 पर होता होगा या 8 पर होता होगा। अब आप ध्यान देंगे तो यू विल सी यहाँ पर कोई भी किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 पर एंड नहीं हो रहा। इससे ये पता चलता है बच्चों, एनी नंबर दैट एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर। धरती पर कोई भी संख्या अगर इन 4 डिजिट्स में से किसी पर एंड होती है तो वो किसी और नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो कैसे करने हैं इन क्वेश्चन को, फटाफट से ध्यान से सुनिएगा। जब भी स्क्वायर रूट पता करना हो तो ऑलवेज राइट साइड से 2 डिजिट का एक पेयर बनाइएगा और बचे हुए जो डिजिट्स हैं वो एक पेयर में मान लीजिएगा। अब आप ध्यान से देखो कि जो 9 है, इस 9 पर किस किस डिजिट के स्क्वायर्स एंड करते हैं। इस 9 पर सिर्फ और सिर्फ 3
और 7 पे ख़त्म होने वाले नंबर्स के ही स्क्वायर एंड करते हैं। यानी वो जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है उसका अंत या तो 3 पर होता है या 7 पर होता है, उसकी लास्ट डिजिट या तो 3 है या 7 है, ये बात पक्की है। अब इस वाले सेट का काम ख़त्म, इस वाले सेट को देखो। अब 32 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर याद करो। 5 का होता है 25, 6 का होता है 36। याद रखना बच्चों, ऑलवेज छोटे की तरफ लेना है, बड़ा नहीं लेना। अगर मैं कहता हूँ कि 55 के नियरेस्ट का या 61 के नियरेस्ट का स्क्वायर बताओ, तो आप 61 के नियरेस्ट का स्क्वायर जो मुझे बताएंगे वो 7 का बताएंगे 49, ना कि 8 का बताएंगे 64। 99 के नियरेस्ट का स्क्वायर बताओ तो आप 9 का बोलोगे सर 81, ना कि 10 का बोलोगे 100। क्लियर इतना? तो आप देखो 32 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर है? 5 का, तो यहाँ आ गया 5। क्लियर? अब देखो बच्चों, या तो ये 53 का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर वो 57 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कैसे पता लगा जाए कि ये 53 है या 57 है? तो देखो ये जो डिजिट है ना 5, इस डिजिट को इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये आया 5 इंटू 6 30। उसके बाद इसको कंपेयर करना इसके साथ, ठीक है। इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना इससे एक बड़े नंबर इससे, और फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको कंपेयर कीजिएगा इसके साथ। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो बड़ा आंसर, और अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो छोटा आंसर। फिलहाल देखो 32 इज ग्रेटर देन 30, तो आंसर है 57। यानी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 57 का। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3249 आपको क्या देगा? 57। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8464 स्क्वायर रूट ऑफ 8464। अगेन मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, इसका एंड होता है 4 पे। मैं जानता हूँ 4 पे एंड किस किस का होता है? 2 का और 8 का। यानी ये जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या तो वो 2 पर ख़त्म होता है या 8 पर ख़त्म होता है। 84 के नियरेस्ट देखो परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है? 84 के नियरेस्ट आता है 9 का 81। यानी ये 92 का है परफेक्ट स्क्वायर या 98 का है। अब मैंने आपको बताया कैसे कंफर्म करोगे इनमें से किसका है। 9 को मल्टीप्लाई करो एक बड़े नंबर 10 से, या आया 90। इसको कंपेयर करो इसके साथ, 84 छोटा है ना 90 से, तो ये है आंसर 92। यानी कि वर्गमूल 8464 का होता है 92। ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैं जानता हूं कि 2 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करनी है। 9 पे एंड किस किस का होता है? 3 का और 7 का। यानी 3 और 7 तो लास्ट में पक्का है। 151 के नियरेस्ट देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? मैं जानता हूँ 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो 12 का कंसिडर करूँगा, या तो ये 123 का परफेक्ट स्क्वायर है या 127 का परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता लगे? 12 को इंटू कर दो 13 के साथ, 12 इंटू 13 होता है 156। 156 से ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो विल सी बहुत जल्दी होता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। सपोज मैंने लिखा 69 का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। 69 का स्क्वायर हम उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से सिखाया था। 69 हमारा 19 बड़ा है 50 से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसकी रिवीजन करा रहा हूँ। 69 19 बड़ा है 50 से, तो 19 जोड़ो 25 में हो गया 44, और उसका स्क्वायर होता है आपका 19 का 361, तो ये आ जाएगा हमारा 4761। ठीक है, ये मैंने पहले से ही लिख दिया 69 का स्क्वायर। अब हमें अगर पूछा जाए कि किसका स्क्वायर रूट है तो कैसे सॉल्व करूँगा? लाइन ड्रॉ करूँगा, 1 पे एंड होता है 1 और 9 का। 47 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो या तो ये 61 है या ये 69 है। कैसे पता लगे? 6 इंटू 7 करके देखो, ये होता है 42। 42 से बड़ा है तो बड़ा आंसर। ये हो गया स्क्वायर रूट। मैंने आपको स्क्वायर्स के शॉर्टकट सिखा दिए थे बहुत अच्छे से कि 1 सेकंड से या 2 सेकंड में कैसे करने हैं। उसका मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन भी करा दिया, और उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि स्क्वायर रूट्स कैसे पता लगाने हैं। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ये 4 से 5 सेकंड में 100% हो जाएगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट्स अच्छे से निकालने आ गए। अब हम सीख लेते हैं फटाफट से कि क्यूब रूट्स कैसे करते हैं। अब हम सीखते हैं क्यूब रूट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन
शायद सबसे इजी चीज़ यही है पूरे मैथ्स में। क्यूब रूट का कोई भी क्वेश्चन आपका 1 ही सेकंड लेगा। इन केस अगर आप स्लो हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी स्लो है, तो मैक्सिमम 2 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। मैं आपको अभी के अभी प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर क्यूब रूट्स लिखे हैं 3 नंबर्स के। ये किन के क्यूब रूट्स हैं ये जानिए। जैसे स्क्वायर में हम राइट साइड से 2 डिजिट का एक पेयर बनाते थे, स्क्वायर में राइट साइड से 2 डिजिट का एक पेयर बनाते थे, वैसे ही क्यूब रूट में राइट साइड से 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है और जो बच गए वो एक पेयर मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका लास्ट नंबर है इसका आप क्यूब याद कीजिए। 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, अब आप देखेंगे 54 के नियरेस्ट किसका क्यूब आता है। जैसे स्क्वायर्स छोटे ही देखते थे, मैं कहता था 63 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर है, तो आप 7 बोलते थे, 49 बड़ा नहीं लेते थे। वैसे ही क्यूब भी बड़ा नहीं लेना। 54 के नियरेस्ट किसका क्यूब आता है, आप देखेंगे 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, तो मैं 3 का लूँगा 27। तो ये किसका है, ये है 3 के नियरेस्ट। इस डिजिट को इसके पीछे चिपका दो, ये आ गया आंसर। है क्या इससे इजी कुछ? मुझे तो नहीं लगता। अब देखो 3 डिजिट का एक पेयर बनाया, 9 का आप क्यूब याद करेंगे तो वो होता है 729। ये देखो किसके नियरेस्ट है, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, तो 5 का लूँगा, तो ये लिखा मैंने 5 और इसका लास्ट डिजिट ये जो है ये लगा दिया यहाँ पर, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है ये है 056, 6 का होता है हमारा 216, ये किसके परफेक्ट क्यूब है, 8 के, 512 के नज़दीक, तो ये आया 8 और लास्ट डिजिट लगाई 86, आंसर। क्यूब रूट सबसे आसान चीज़ है, इतनी ही देर में समझ में आ गया होगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी क्यूब रूट की ट्रिक डाली थी, 1 मिनट का वीडियो है, उस 1 मिनट के वीडियो में ही मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन करा दिए थे क्यूब रूट्स के, और उसी में काफ़ी बच्चों को, लगभग सभी को समझ में आ गया उसी में। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी है, इसको आप समझ लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारी आज की क्लास एंड करती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करें ग्रूम करने में मेरे चैनल को। ठीक है, इसके बाद जो अगली क्लास में लूँगा उसमें मैं कैलेंडर कंटिन्यू करूँगा और जितना भी कंटेंट बच गया है कैलेंडर का वो सारा कंप्लीट कराऊँगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।